एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के दमनकारी नीतियों के विरोध में वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत वाराणसी मंडल परिसर में अभिकर्ताओं का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अभिकर्ताओं ने मांग नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी है। इस दौरान धरना स्थल पर अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एल. ठाकुर ने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सहित उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम को ये चेतावनी दी है कि सारी औपचारिकता को पूर्ण कर क्लब सदस्यता अर्जित करने वाले अभिकर्ताओं एवं अभिकरण के मानक को पूरा करने वाले अभिकर्ताओं के मिलने वाले हित लाभों के रूप में बाढ़ अग्रिम, सूखा अग्रिम सहित कार्यालय भत्ता एवं अन्य अग्रिमों को लेकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अभिकर्ताओं को व्यावसायिक लक्ष्य देकर व्यवसाय के लिए मजबूर न करें। ये अभिकर्ताओं के मौलिक अधिकार का हनन सहित नियम विरुद्ध पहल है। इसे अभिकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही कुछ अपने चहेते अभिकर्ताओं को बाढ़ अग्रिम देकर अपने अधिकारों के दुरुपयोग से बाज आए। प्रबंधन संगठन अभिकर्ताओं के शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आंदोलन अपनी मांग माने जाने तक जारी रहेगा। आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल के अपील पर ये जो आंदोलनात्मक कार्रवाई चल रही है, इस आंदोलनात्मक कार्रवाई में मैं एक प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। आज मंडल कार्यालय पर वाराणसी डिविजनल काउंसिल का आंदोलन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन आंदोलन में विशेष करके आज ये चर्चा होगा कि 2 दिन तक लगातार शाखा कार्यालय पर धरना चलने के बावजूद 1 और 2 नवंबर को 3 नवंबर को मंडल कार्यालय पर धरना आरंभ होने के बावजूद प्रबंधन के कानों पर जू नहीं देगा। अभिकर्ताओं की मुख्य मांगे फ्लड एडवांस, ड्राट एडवांस जिसे हम बाढ़ अग्रिम और सूखा अग्रिम के रूप में जानते हैं, कार्यालय भत्ता का समय से भुगतान न होना, जिसके लिए समस्त औपचारिकताओं को पूरा अभिकर्ता करता है। जब औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया तो व्यवसायिक तरीके से समझ लीजिए उसे विवश करना कि जब तक व्यवसाय आप नहीं करोगे तब तक आपकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, आपके हित लाभों को नहीं दिया जा सकता है। ये बिल्कुल अनजस्टिस है। इसके खिलाफ अभिकर्ता लाभमंद है। अभिकर्ताओं के अंदर गहरा आक्रोश है। आज सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे दिन हम सभी 3 बजे बैठक करेंगे। इसी सभा स्थल पर आज ये निर्णय लिया जाएगा कि प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानता है, उपेक्षात्मक रवैया, अड़ियल रवैया अपना करके चलता है, तो संगठन आगे कड़ा रूप अपनाने के लिए तैयार होगा। और आज ये क्लियर किया जाएगा कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी 3 बजे के बाद। सर, इस चीज की जानकारी IRDO को है कि नहीं, जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारी लड़ाई वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के विरोध है। कार्यालय भत्ता वरिष्ठ मंडल प्रबंधक से अधीनस्थ होता है और ऑफिस अलाउंस के साथ साथ जो भी अग्रिम देना होता है वो मंडल प्रबंधक के अधिकार क्षेत्र की बात है। तो वाराणसी डिविजनल काउंसिल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये लड़ाई लड़ रही है प्रबंधन के अड़ियल रवैया के खिलाफ, अभिकर्ताओं के हितों के रक्षा। आज इस लड़ाई को वाराणसी डिविजनल काउंसिल पूरी तरीके से सक्षमता से लड़ेगी, अपने हितों को संरक्षित करने में सफल होगी। धन्यवाद। एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री नंद गोपाल नंदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश एक बेहतर प्रदेश बना है। अब इसे सर्वोत्तम प्रदेश बनने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो जाए, जिससे व्यापारियों को समस्याओं से निजात मिल जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी स्टेक होल्डर पर विस्तृत चर्चा करने के बाद हम 23 फरवरी 2023 को 10 लाख करोड़ ग्लोबल स्टेटमेंट समिट करने जा रहे हैं। वहीं नंदगोपाल नंदी ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि 100% सीटें भाजपा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रात दिन 24 घंटे काम करते हैं। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद भी वो वैसे ही काम करेंगे जैसे चुनाव के पहले बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते थे। हम सब ने मिलकर अच्छा कार्य किया है, इसलिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होगा। पूरे उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के लिए एक बड़ी कैबिनेट में हमारी
औद्योगिक और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 कैबिनेट में पास हुई है, जिससे तमाम व्यापारीगण को, इंडस्ट्री लगाने वाले को, इन्वेस्ट करने वाले को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों को अपनी नीति में जहाँ जहाँ जटिलताएं हैं उसको कैसे सरल किया जाए और कैसे इंडस्ट्री लगाने वाले को, व्यापार करने वाले को सहूलियतें प्रदान की जाए, एक बहुत ही अच्छी और सभी स्टेक होल्डर से, चाहे जिस तरह की इंडस्ट्री लोग लगाते हैं, और सभी स्टेक होल्डर के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद हम ये नीति लाए हैं और जिसकी पूरी देश दुनिया में प्रशंसा हो रही है। 2023 फरवरी 2023 में 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को लेकर के, इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य को लेकर के हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करने जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश था अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश का एक व्यापारी, इंडस्ट्रीज खुशहाल रहेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा इस धरातल पर दिखाई दे। आज महिला बहनों ने, और मैं प्रयागराज से चला हूँ तो रास्ते भर बाजार व्यापारियों ने स्वागत किया है। कितनी सीटें बढ़ पाएंगी? निकाय चुनाव में भी हम 100% सीटें जीतेंगे। जितने हमारे नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी रात दिन 24 घंटे काम करते हैं। हम किसी चुनाव को लेकर के काम नहीं करते। हम चुनाव जीतने के तुरंत बाद वैसे ही काम करते हैं जैसे चुनाव जीतने के पहले कर रहे थे, चुनाव लड़ने के समय कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता बूथ पर, सेक्टर पर, गांव में, गली में, मोहल्ले में, चाहे कोविड रहा हो, अपनी जान की बाजी लगा करके भी हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज की सेवा करने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सभी जाति धर्म मजहब के लोग हमारे साथ हैं और हम कोविड की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने, हमने और पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया ने लोहा माना है। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जहाँ हमने सुना था कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर मुल्क है, हमने पढ़ा और देखा, सुना कि ब्रिटेन का, अंग्रेज़ों का सूर्य अस्त नहीं होता और कोविड में इन सभी देशों ने घुटने टेक दिए, लड़खड़ा गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई और स्वदेशी टीका बना करके हमने अपने लोगों को तो लगाया, विदेश में भी भेजने का काम किया। तो निश्चित रूप से जब नेतृत्व ईमानदार हो, नेतृत्व शक्तिशाली हो तो निश्चित रूप से बड़ी चीज़ लड़ी। आम आदमी पार्टी जो है और आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह की बातें करते हैं, कैसे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और आपने देखा कि तमाम भ्रष्टाचारों को लेकर। भदोही जिले के चौरी बाजार में गत 67 वर्ष पूर्व से लगातार संचालित हो रहे भरत मिलाप तथा लाग के दौरान लगने वाले मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ भदोही विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद कमाल बेग और भदोही के चेयरमैन अशोक जायसवाल ने प्रगति परिषद रामलीला मंच द्वारा पूजन का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही विधानसभा के सपा के विधायक जाहिद बेग ने बताया कि यहाँ की ऐतिहासिक रामलीला मेला एवं भरत मिलाप का कार्यक्रम विगत 67 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है। लोगों के सहयोग से होने वाले रामलीला कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों द्वारा अच्छे ढंग से रामलीला के दौरान भरत मिलाप तथा लाग का मंचन किया जाता है। वहीं मेले के आयोजन पर उन्होंने कहा कि इस अवसर पर चौरी बाजार में मेला लगेगा, वहीं रात में आकर्षक लाग विमान भी निकाले जाएंगे।
चौरी में बाजा बंद करे हो 5 मिनट। विधायक भदोही में जाहिद बेग चौरी बाजार में भारत मिलाप के मौके पर यहाँ कमेटी के लोगों ने हम लोग को बुलाया। इस मौके पे हमारे साथ चेयरमैन भदोही, मंडल अध्यक्ष भाजपा के मौजूद है, यहाँ के सारे प्रधान। और ये भरत मिलाप चौरी का बहुत पुराना है और ऐतिहासिक भरत मिलाप है। और यहाँ पर आज भी परंपराएं भरत मिलाप की होती हैं। बहुत कम जिलों में ऐसा भरत मिलाप होता है। इसके लिए मैं यहाँ कमेटी के लोगों को बहुत धन्यवाद बधाई। सन तो मैं नहीं बता पाऊँगा, यहाँ कमेटी के 67 वर्ष। इस मौके पे यहाँ के निवासियों को, चौरी के लोगों को मैं बधाई के साथ साथ जो ताना बाना यहाँ का भदोही का है उसको बना रहना चाहिए और इसी तरह और अच्छे तरीके से भरत मिलाप हो, हमारी शुभकामना है। सर यहाँ पे स्थानीय विधायक है सर, क्या ये प्रगति के सर क्या आपका सहयोग है? सर प्रगति है रामलीला समिति का सब आपने बुलाया है सर, आप स्थानीय विधायक हैं, क्या आपके तरफ से विधायक कोटे से सहयोग मिला सर? देखिए यहाँ की विधायक कोटा से या विधायक होने के नाते जो मैंने किया मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये भदोही की आम जनता जाती है, डायरेक्ट जनता जाती है और आप भी जानते हैं इस बात को। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बिछड़े बच्चों को उनके परिजन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 12 बच्चों का आधार बनाकर पूरी कार्यवाही के साथ इन सभी बच्चों को उनके घर तक पहुंचाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि वाराणसी रेलवे कैंट स्थित जीआरपी में बिछड़े बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान के तहत आधार कार्ड बनाकर उनके परिजनों से मिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत आधार के माध्यम से उनके परिजनों तक बिछड़े हुए बच्चों को मिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो भी बच्चे अपने घरों वालों से बिछड़ते हैं वो जीआरपी को मिलते हैं। उन बच्चों को जीआरपी अपने साथ रखकर उनके परिजनों से मिलाने की मदद करते हैं। इसी के तहत आज 12 बच्चों का आधार बनाया गया, जिन्हें जल्द ही उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। ये ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो बच्चे हमारे संस्थाओं में रह रहे थे उनके आधार कार्ड बनाने की योजना उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया हम लोग के द्वारा की जा रही है, जिसमें हमारे आशीष जी इसमें की भूमिका सराहनीय रही है। हमारे पुलिस के जवान एक एक आदमी को ढूंढ करके उनके घर तक पहुंचाने का कार्य अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ बच्चे अपंग टाइप के हैं, उसके बाद भी परिवार नहीं लेती है, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम उनके परिवार तक वहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया करेंगे। अंत तक उनके परिवार को मिला करके उनको पहुँचा कर उनको बताया जाएगा कि भाई आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, उनको अपने पास रखिए। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जो परिवार बच्चों को लेने से मना करते हैं। अगर मना करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि उनके बच्चे हैं और क्यों नहीं लेंगे वो। कहाँ के बच्चे हैं? ये विभिन्न स्थानों के बच्चे हैं जिनकी सूची आपको लक्ष्य दे दी जाएगी। हम लोग परिचय आशीष कुमार यादव, मैं अनुभाग अधिकारी के पद पे तैनात हूँ आधार क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में। किस तरह कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है बच्चों का? ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवार वालों से मिलवाने के तहत ये स्कीम चलाई गई है, ये योजना क्रियान्वित की गई। इसमें हमारे आधार क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया गया जीआरपी पुलिस द्वारा और उस पहल के अंतर्गत फिर हमें उनकी डिटेल्स निकलवाई और वही डिटेल्स के माध्यम से ये जो 12 बच्चे यहाँ पे हैं, इन बच्चों को उनके घर वालों के से मिलवाने के लिए आगे की कार्रवाई कप्तान साहब द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ये आधार एनरोलमेंट और अपडेशन के माध्यम से है। वो हमारा टेक्निकल सिस्टम है जिसको कि हम लोग लागू करते हुए इनकी बायोमेट्रिक्स ले करके अपडेशन के बाद पता करवाते हैं। कैसे इन लोगों का आधार कार्ड बनेगा? आधार कार्ड तो बना हुआ है, परिवार कैसे? आधार कार्ड बना हुआ है और कौन है? तो वो तो उनके आधार डिटेल में ही मेंशन है ना, तो वो पुलिस को सौंपा जा चुका है, जिस पे आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। फीस वृद्धि के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के बाहर पिछले 22 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे CYSS के छात्रों से मिलने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे।
इस दौरान वहां मौजूद बीएचयू के सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों से छात्रों व नेताओं से तीखी बहस हो गई। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ, आंदोलन जारी है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई के लोग विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को पार्टी के नेता छात्रों से मिलने पहुंचे। नेताओं के आने की खबर मिलते ही सुरक्षा अधिकारी मातहत कर्मचारी के साथ पहुंच गए। आरोप है कि सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों के बुकलेट और महान विभूतियों की छाया चित्र वाले पंपलेट फाड़ दिए। बस इस पर अनशनकारी छात्र और आपके नेता भड़क गए। इसके बाद तो तीखी बहस होने लगी। इस घटना से नाराज आप पार्टी के पदाधिकारी भी कुलपति आवास के सामने छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठ गए। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने सुरक्षा अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंपलेट पर देश की महान विभूतियों के छायाचित्र थे। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे फाड़कर उन विभूतियों का अपमान किया है। अरे चला दे, मेरी नौकरी तो चला दो। लोग हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई पवन तिवारी जी के नेतृत्व में आज हमारे जो भाई शिवाशिष के भाई हैं जो पिछले 22 दिनों से धरना दे रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले भी आए थे यहाँ पे। ये भूखे बैठे हुए, न इनके पास पैसे हैं, न कपड़े हैं, न इनके पास कोई साधन है। बेचारे धूप छाँव में बैठे हुए दिन भर, और ये इनकी मांगे नहीं मानी जा रही। मांग क्या है सर? कि सभी प्रकार की फीस वृद्धि को वापस किया जाए और तमाम कई चीज़ें हॉस्टल में सुविधाएं दी जाए, बिजली पानी दी जाए, पर ये लोग सुन नहीं रहे हैं। 22 दिन से भाई बैठे हुए, सामने एबीसी का आवास है, सर मानी चाहिए उनको। मैं भी यहाँ का छात्र रह चुका हूँ। इनके लिए न पानी की व्यवस्था किया, न एक बिस्कुट का व्यवस्था किया। ये बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए, किसके लिए बैठे हुए हैं? ये छात्रों के हित के लिए बैठे हुए, न कि अपने लिए बैठे हुए हैं। आज हम लोग आए थे इन बच्चों को समर्थन देने। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय जी आए थे, इनके नेतृत्व में आज हम सब लोग आए हुए हैं। और आज हमने यहाँ पे इनको समर्थन देना चाहा तो ये महोदय आए जो पिंक शर्ट में है, इनका कोई नाम है, इन्होंने आया गालियां देना शुरू कर दिया। हमारे सारे पर्चे फाड़ दिए। यहाँ पे बच्चों ने अपने चंदे के पैसे से टेंट लगाया था, उसको देखिए फाड़ के फेंक दिया। इनका गुंडागर्दी देखिए। ऐसी बीएचयू प्रांगण में बीएचयू भाजपा के लोग आते हैं तो इनका कहना है कि वो सरकार के लोग हैं। भाई सरकार में अगर तो मंत्री है ना, लेकिन उनके यहाँ के जो बाकी लोकल आते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस खोला जाता है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, कभी उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। पर आज हम लोग समर्थन दे रहे हैं। इन भाइयों के लिए पानी का व्यवस्था करने आए, इनके लिए हम बिस्किट का व्यवस्था करने आए। जो हमसे बन सका उसके लिए हम आए थे, तो हमें मार रहे, धक्के मार के निकाल रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे साथियों को गालियां बक रहे हैं। ये सरासर अलोकतांत्रिक है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। इन्हें जेल डालना है जेल डालने, इन्हें धक्के मारना मार दे, ये हमें फांसी देना चाहें दे। कल को गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज बचे हुए देश में, और जल्दी ही इनका आम आदमी पार्टी सफाया करेगी। हम अरविंद केजरीवाल के चेला हैं, श्री संजय सिंह के चेला हैं। हम इनके गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। इन्हें जो करना है कर ले, और हमारे तमाम भाई अभी आने वाले हैं यहाँ पे, और इनको जो करते बने करे। हम अलोकतांत्रिक, अहिंसक, गांधीवादी तरीके से अपना बात रखना जारी रखेंगे, इनकी मदद को जारी रखेंगे। इनको जो करते बने कर ले। इन बच्चों की मदद के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, हम जान दे देंगे, लेकिन हम अब पीछे हटने वाले नहीं है। ये देखिए पर्चियाँ फाड़े हैं इन बच्चों ने, इसे चंदे के पैसे जुड़े थे। अब मैं गार्ड भाइयों से भी कहना चाहूँगा, ये गार्ड भाई सर, ये गार्ड भाई भी आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते होंगे, किसी विद्यालय में पढ़ते होंगे। अगर इस तरह की 400% की फीस वृद्धि वापस होगी तो शायद आपकी आत्मा भी हमारे जैसे लोगों को समर्थन देगी, और इनके जैसे लोगों को अंदर से गालियां बकेंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी से भी समय है। आप लोग, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग चले जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करिए, बीएचयू की सेवादारी कीजिए, वीसी की सेवादारी कीजिए। दरअसल हम लोग आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS है। मेरा नाम कुलदीप तिवारी क्रांतिकारी, मैं यहाँ MPG के छात्र हूँ। हमारे साथ यहाँ समर्थन 22 दिनों से हम लोग बैठे हैं। यहाँ पे दीपावली मनाए, छठ मनाए, धनतेरस मनाए, सब कुछ मनाए। यहाँ तक कि हम लोग 22 दिनों से रात में दिन में बैठे हैं। मेडिकल की व्यवस्था नहीं हुई। एक बार शायद डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है, बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका तो कोई हाल चाल लिया नहीं। ये हमारे सभी लोग जो आए हैं, जैसे पवन भैया हो गए, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी देवकांत भैया हैं, यहाँ के प्रदेश सचिव हैं, तमाम महिलाएं आए हैं कि हालचाल भाई 22 दिन से आखिर आप लोग बैठे हैं। तो आज ये लोग हम लोगों को इसलिए आए हैं हालचाल पूछने, क्योंकि गार्जियन है। तो ये लोग क्या किए कि ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद थोड़ी लिखा है, फोटो फाड़ दिए। इसमें मालवीय जी का फोटो है, इसमें भगत सिंह का फोटो है, इसमें भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो है। इस तरीके का नहीं इनको करना चाहिए। ये सरासर अन्याय है, इनको शर्म लगनी चाहिए। देखिए, हम किसी को विरोधाभास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी हमारे परिवार के मालिक हैं,
हालचाल जिस तरीके से आज लेने आप लोग आए हैं, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, चलिए भाई बच्चे हैं अच्छे हैं, लेकिन ये लोगों तो हालचाल न तो लेंगे, हमसे मिलने कोई आएगा तो मना करेंगे, और अगर सरकार के तंत्र का कोई सदस्य आ जाएगा तो उनके लिए गेस्ट हाउस का व्यवस्था जरूर करेंगे। आज आपसे मिलने कौन-कौन आया है? हमसे मिलने पवन तिवारी जी आए हैं, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, देवकांत वर्मा जी हैं, पल्लवी जी हैं और रेखा जी हैं। तमाम ऐसे जो हैं सभी लोग आए हैं हम लोगों को समर्थन देने। जो भी होगा, हो सकता है कि ये जैसे टेंट फाड़ दिए तो हो सकता है टेंट की व्यवस्था कर दें, दरी की व्यवस्था कर दीजिए, ये देख रहे हैं खाने पीने जो भी हो, भाई हम लोग बैठे हैं 22 दिनों से, दवा दारू जो भी हो व्यवस्था करें। ये लोग तो करेंगे नहीं, लेकिन हमारे लोग हैं। गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील के बहलोलपुर हल्का के लेखपाल जोखम राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल जोखम राम किसी से रुपया लेकर गिनते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि लेखपाल किसी से काम के नाम पर घूस ले रहे हैं। फिलहाल मामले को संज्ञान में एसडीएम कासिमाबाद वीर बहादुर यादव ने ले लिया है और मामले की जाँच के लिए नायब तहसीलदार कासिमाबाद को दिया है। बता दें कि कासिमाबाद तहसील के एक लेखपाल द्वारा जमीन संबंधी कार्य के लिए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। एसडीएम वीर बहादुर यादव ने नायब तहसीलदार को जांच करने का निर्देश दिया है। मधा कानूनगो क्षेत्र के बहलोलपुर हल्के के लेखपाल जोखम राम का सोशल मीडिया पर तहसील परिसर में रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति लेखपाल को 500 और 100 रुपए की नोटों को मोड़कर हाथ में पकड़ाकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद लेखपाल एक आदमी से बातचीत में काम हो जाने की बात करते हुए रुपयों को गिनते दिख रहा है। वीडियो मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की गई है। इस बारे में एसडीएम और वीर बहादुर यादव ने बताया कि मुझे भी ऐसा वीडियो मिला है। नायब तहसीलदार कासिमाबाद को जांच दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित कार्यवाही होगी। दूसरी तरफ लेखपाल जोखम राम ने घूस लेने से इनकार कर दिया है। बताया है कि एक आदमी ने मुझसे रुपए उधार लिए थे, वही पैसा मुझे उसने दिया था। मेरा नाम जोखन राम, मैं तहसील कासिमाबाद में कार्यरत हूँ और मेरा लेखपाल क्षेत्र बहलोलपुर है। मेरे खिलाफ एक वीडियो वायरल हुआ है पैसे का जी, तो मुझे दिखाया गया, तो मुझे इस संदर्भ में ये कहना है आप सभी लोगों से कि मेरे एक रिश्तेदार हैं कासिमाबाद तहसील में जो वकील हैं प्रेम सागर जी, और वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो वो मेरे घर गए थे एक दिन, तो काफ़ी दिन पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है, तो वो हमको जो है 2000 रुपया हमसे कहे कि 2000 रुपया दीजिए, कुछ काम था उनका प्राइवेट अपना, हम लोग का रिश्तेदार है तो कोई बात नहीं, हमने 2000 रुपया उनको दे दिया था। तो महीनों बाद हमने वकील साहब से कहा, वकील साहब अरे पैसा वैसा दे दीजिए, हमको कुछ ज़रूरत है, हमारे पास नहीं है। तो वही 1000 रुपया सर हमको दिए और वो फुटकर लिए थे 50-50 का, 100-100 का। तो हम हंसी में यही कहे कि अरे भैया हाँ 1000 के वो झूठो छोट नोट बा, वही जो है मिला रहे हैं। इसी संदर्भ में कोई वीडियो वायरल किए हैं हम लोग खींच करके। मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, न मैं किसी व्यक्ति से घूस ले रहा हूँ। सर मेरी कोई गलती इसमें नहीं है, इस तरह का वीडियो जो है नहीं करना चाहिए किसी को। आजमगढ़ जिले में एक राजनीतिक दल के कुछ पदाधिकारियों ने गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मासिक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें नगर पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई, जिसमें काफी संख्या में उक्त पार्टी के कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में नई बनी नगर पंचायत जहानागंज के चेयरमैन पद के प्रत्याशी पप्पू खान भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कस्बे की गलियों से गुजर रहे थे। आगे आगे नेताजी चल रहे थे तो वहीं पीछे पार्टी का झंडा लिए समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद चेयरमैन पद के प्रत्याशी व एक समर्थक को हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की शिकायत कुछ लोगों के द्वारा की गई है। इस वीडियो का अध्ययन किया गया। जो 2 लोग हैं जिसके समर्थन में आयोजन किया जा रहा था, प्रत्याशी पप्पू खान और नारा लगाने वाला खुर्शीद अहमद पुत्र शिगली पहलवान, जो वहीं पश्चिम जहानागंज का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है।
इनके मोबाइल को भी जब्त करते हुए उससे जो मूल वीडियो है उसको रिकवर करा के फॉरेंसिक जांच उसकी कराई जाएगी और कठोर कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। थाना जहानागंज पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। विस्तृत पूछताछ दोनों से जारी है। क्या इस जुलूस की कोई परमिशन थी या नहीं थी, इसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। ये भी धाराएं इसमें बढ़ाई जाएंगी। विदाउट परमिशन, जो क्योंकि धारा 144 जनपद में लागू है, विदाउट परमिशन जुलूस निकालने के संबंध में भी जो अपराध हुआ है उसकी भी धाराएं इसमें शामिल की जाएगी। सर, कोई विधायक भी उसमें सम्मिलित रहा है तो उसको भी पुलिस संज्ञान में लेकर जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग शामिल रहे होंगे सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी 17 नवंबर से शुरू होने जा रहे काशी तमिल समागम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जानकारी को मीडिया से साझा किया। बता दें कि माह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में 2500 से ज्यादा तमिल शिक्षाविद, डॉक्टर, किसान, प्रोफेशनल, पर्यटन उद्योग से जुड़े इत्यादि लोग भाग लेंगे। ये लोग काशी की परंपरा, सजीवता, खान-पान, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। यहाँ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ यहाँ की मीनाकारी और संस्कृति को समझेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति एवं पर्यटन सहित विभिन्न विभाग इसका संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग काशी आने के लिए उत्साहित हैं और तैयार हैं, वहीं पर वाराणसी के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस बात का प्रचार प्रसार आम जनमानस में काफी संख्या में होना चाहिए। 17 तारीख से दिसंबर 16 तक एक महाव्यापी जो तमिल पंजिका की अनुसार तमिल कार्तिक महीना माना जाता है, काशी तमिल संगमम शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की सभी भाषा को महत्व देने की बात कही है। प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी अपने मातृभाषा में ही पढ़ेंगे तो उनकी समझ, उनकी परिपक्वता, उनकी सृजनशीलता की परिप्रकाश होगा। ऐसे रिकमेंडेशन एनईपी में है। उसी को समाज में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये तमिल संगमम की आयोजन किया गया है। काशी की एक नई रूप आ चुकी है। काशी कॉरिडोर लोकार्पित होने के उपरांत हमारी संस्कृति में तमिलनाडु की कोई गांव नहीं है जहां काशी से जुड़ाव नहीं है। विश्वनाथ बाबा की, महाप्रभु शिव जी की अखंड श्रद्धा काशी के माध्यम से तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति और तमिल परंपरा में जुड़ी हुई है। ऐसे कहा जाता है कार्तिक महीने में, तमिल कार्तिक महीने में हर एक घर से शिव जी के पास दीप जलाने की परंपरा है। उसी को एक नया रूप देने के लिए तमिलनाडु से 3 जगह से, रामेश्वरम, कोयम्बटूर और चेन्नई, ऐसे 3 जगह से इस महीना भर में 12 ग्रुप में 2500 समाज जीवन की प्रतिष्ठित व्यक्ति को चयनित करके लाया जाएगा। बिताने के बाद समाज जीवन के कई अनुभव लेने के उपरांत, शिक्षा लेने के उपरांत, अनुभव बताने के उपरांत तो यहीं से प्रयागराज जी जाएंगे, फिर वहीं से दर्शन करके अयोध्या जी भी जाएंगे, एक दिन अयोध्या जी में भी बिताएंगे, फिर वापस आके यहीं से अपने गंतव्य में लौट जाएंगे। ऐसे एक ग्रुप जाने आने में 2 दिन और प्रत्यक्ष उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयागराज और अयोध्या में 4 दिन, और समाज जीवन के अनेक वर्गों के साथ अपना अनुभव साझा करना, अनुभव लेना,
यानी वहां के बुनकर आएंगे तो बनारस की बुनकरों के साथ मिलेंगे, अपने अनुभव एक्सचेंज करेंगे, आगे की सिनर्जी कैसे हो पाएगा उसकी योजना बनाएंगे। ऐसे वहां का विद्यार्थी, ऐसे वहां का कलाकार, समाज जीवन के सांस्कृतिक लोग, शिक्षक, मंदिर परंपरा से जुड़े हुए लोग, ये सब जब मिलेंगे, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की पराकाष्ठा उसमें से सामने आएगी। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये परिकल्पना भारत को और काशी, इस कार्यक्रम की दो मुख्य आयोजक हैं, मद्रास की IIT और VHU, इनकी पार्टनरशिप में, जैसे मैंने कहा, भारत सरकार की शिक्षा विभाग, सूचना प्रसारण विभाग, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, MSME डिपार्टमेंट तथा उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब हम लोग मिलके भारत को एक सांस्कृतिक दृष्टि से, जो हमको यहाँ विरासत में हमारे सामने है, ये जुड़ाव, ये लगाव, इसकी सदियों पुरानी परंपरा और इतिहास से जुड़ी हुई है। आज के दिनों में उसको पुनः जीवित करना, विद्वान, भाषा के दुनिया के बहुत बड़े व्यक्तित्व सुब्रमण्यम भारती जी की समय काशी में बीता था। BHU को जिम्मेवारी दिया गया है UGC की ओर से, उनके ऊपर और शोध और प्रकाशन करने के लिए BHU उस काम पे भी लगा है। मित्रों, मैं आप सभी की सहयोग चाहता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। काशी उनको स्वागत करे, काशी की परंपरा रही है शिष्टाचार की, संस्कार की, आदर की, स्नेह देने का। आज समाज को जोड़ने की जो मुहिम चलाई गई है, सबकी साथ की कल्पना की गई है, ये संगमम उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मैं आप सभी का इसमें सहयोग चाहता हूं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो